नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में इस समय कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या फिर यूं कहें येलो फंगस, बात फंगस की ही की जा रही है, उसका खतरा बढ़ गया है। जगह जगह ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। इस ब्लैक फंगस का खतरा कितना बड़ा है, आखिर यह होता क्यों है, किस तरह से इसका इलाज हो सकता है, इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के ईएनटी डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर कपिल सिक्का जी से। डॉक्टर कपिल सिक्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपने मुझे इसका मौका दिया। बिल्कुल जी। डॉक्टर कपिल जी, इस समय पूरे देश में, विशेषकर देश की राजधानी में ब्लैक फंगस को लेकर एक तरीके का आतंक जैसा मचा हुआ है। क्योंकि कोरोना का तो संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा था, केसेस उसमें अब कम हो गए हैं काफी, तो लोगों ने राहत महसूस की है। लेकिन अब दिल्ली यानी देश की राजधानी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को किस तरह से देखते हैं आप, कितना बड़ा खतरा है, यह क्यों होता है, कुछ इसके बारे में स्पष्ट करें जी डॉक्टर साहब। जी, तो जैसे आपने बताया अभी कि कोरोना का खतरा अब कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। देश में केसेस में भी कमी आ रही है, हमारे डेथ रेट में भी कमी आ रही है। लेकिन पिछले आप ज्यादातर जगहों पर, कुछ जगहों पर एक महीने से, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2 से 3 हफ्ते से हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में ब्लैक फंगस, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, उसके काफी केसेस हमें देखने को मिले हैं। आपने पूछा कि ये कितना खतरनाक है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बीमारी हम पहले भी देखते थे। कोरोना जब नहीं था तो उससे पहले भी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में खास तौर पे इस बीमारी के लक्षण वाले लोग आते थे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो हम साल में 15 या 20 मरीज हम इनके देखते थे, जो कि हमारे पास इलाज करा रहे होते थे। कभी वार्ड में 2 मरीज 3 मरीज इस टाइप के हुआ करते थे। लेकिन अभी अगर हम संख्या की बात करें तो जो बड़े अस्पताल हैं, एम्स हो गया, मौलाना आजाद हो गया, तो हमारे पास लगभग 125 से भी ज्यादा मरीज हैं एट वन टाइम। तो ये इसकी जो मात्रा है, जो इसकी पैंडेमिक एपिडेमिक की जो मैग्नीट्यूड है, उसको ये भली भांति बताता है। तो केसेस नो डाउट ज्यादा आए हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना कम होने लगा और एकदम से ही हमारे पास ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस आने लगा? हमारे माइंड में भी इसकी जिज्ञासा थी। हमने और डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट ने भी इसको जांचना परखना शुरू किया। तो हम उन मरीजों में पैटर्न स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक, रोज के 20-25 मरीज आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, उसमें क्या कॉमन चीजें हैं। तो 2-3 जो कॉमन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें पहली कॉमन चीज जो हमें मिली, ये ज्यादातर मरीज, मैं सभी नहीं कहूंगा कि 100%, ज्यादातर मरीज ऐसे थे जो कोरोना से रिकवर हुए थे, जिनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था और वो उससे रिकवर हुए थे। कुछ लोगों में ऐसा भी कहा गया है कि कोरोना टेस्ट तो कभी पॉजिटिव आया नहीं। इसमें यह मान के चलना चाहिए कि कोरोना टेस्ट सभी में नहीं पॉजिटिव आता है। तो ज्यादातर मरीजों में, कुछ में ऐसा था कि वो उनका पीसीआर कंफर्म था। कुछ ऐसे हैं जिनको लक्षण थे, बुखार आया था, उनकी टेस्ट की और स्मेल की सेंसेशन गई थी, लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ पाया। हम उनको भी मान के चल रहे हैं कि उनको कोरोना संक्रमण हुआ था। इस टाइप के पेशेंट्स हैं। तो ये एक कॉमन चीज इनमें पाई जा रही है। दूसरी जो कॉमन चीज है कि ज्यादातर मरीज, हो सकता है सभी ना हो 100%, लेकिन ज्यादातर मरीजों में डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की बीमारी डेफिनेटली पाई गई है। इससे यह पता लगता है कि ये शुगर के मरीजों में ही ज्यादा हो रहा है। एक जो और कॉमन फैक्टर उभर के आ रहा है वो है कि इन लोगों ने या तो घर पे या किसी हॉस्पिटल में रहकर स्टीरॉइड्स का इलाज किया है, इलाज लिया है। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो शुगर की बीमारी है वो जरूरी नहीं है कि मरीज को पता हो कि मुझे शुगर की बीमारी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कि उन्हें मालूम ना हो कि उनको शुगर है, लेकिन जब उनको मॉडरेट या सीवियर कोरोना से वो उभरे, जब उनका इलाज हुआ, जब वो उससे ठीक हुए, उसके बाद उनको शुगर हो गया। ऐसे कुछ पेशेंट भी आज की डेट में म्यूकरमाइकोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लक्षणों के साथ आ रहे हैं। तो 3 कॉमन फैक्टर जो मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। मोस्टली लोग कोरोना से उभरे हैं, कोरोना से ठीक हुए हैं, उनका इलाज स्टीरॉइड से हुआ है, या उन्होंने खुद किया या उन्होंने डॉक्टरी सहायता से भी किया, और उनको अनकंट्रोल्ड शुगर की प्रॉब्लम रही। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया स्टेरॉइड हो गया और शुगर की बीमारी के लोग हो गए,
साथ में कोरोना से उबरे लोग हो गए। ये 3 कॉमन फैक्टर जो देखने में आ रहे हैं मरीजों में, जिनके भीतर ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस अगर हम बात करें इसकी एक्चुअलिटी में, इसकी क्या, ये कैसा दिखता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और कैसे किसी को पता चलेगा कि उसको ब्लैक फंगस हो रहा है, उससे क्या परेशानियां होने लगती हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे फोरम्स पे ऐसे प्रोग्राम मैं कहता हूं और होने चाहिए, जिससे इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस से मैं सिर्फ अवेयरनेस ही चाहूंगा, भय नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन में कि मुझे ब्लैक फंगस हो गया है। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये दिखता कैसा है। पहली बार बहुत डॉक्टर्स ने, बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी ये बात क्लियर की है कि जो ब्लैक फंगस है उसको एक्चुअली उसका नाम ब्लैक फंगस नहीं है। ये ब्लैक फंगस नाम किसी के इंटरव्यू से ही उत्पन्न हुआ है, किसी ने इंटरव्यू में ही बोला। तो इसको ब्लैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस एरिया को इफेक्ट करता है उस एरिया के आसपास की खाल को, आसपास की स्किन को ये काला कर देता है, ब्लैक कर देता है। तो इसकी ब्लैक स्किन होना एक मैनिफेस्टेशन है, फंगस का रंग ब्लैक नहीं होता है। हाँ, मतलब ये वाला जो फंगस है ये किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन ब्लैक होती है इसलिए इसको कॉमन नाम ब्लैक कहा गया है। खैर, हमें नाम में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि ये करता क्या है और इसको पहचाना कैसे जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि फंगस, पहले भी कई फोरम्स में बात हो चुकी है कि फंगस जो है वो एनवायरनमेंट में और हमारे नाक में भी काफी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। फंगस की जो बीमारी है, बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि अच्छे भले इम्यून कॉम्पिटेंट इंसान को ये बीमारी करे। हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे नाक में भी है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमें और कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये फंगस हमें बीमारी करे। ये बीमारी क्यों करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, जिसकी वजह से ये फंगस वहां पड़े पड़े हमें बीमार करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। उसको हम इन्वेसिव फंगस बोलते हैं। शुरुआत इसकी नाक से होती है, हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा। कई बार, बहुत रेयरली, ये फेफड़ों से भी शुरुआत करता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। अगर ये नाक से शुरुआत कर रहा है तो हमें इसे राइनो, जो कि नाक से संबंध रखा है, और साइनस, राइनो साइनस म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, क्योंकि नाक के आसपास के ऑर्गन्स हैं, आंख हो गई, ब्रेन हो गया। अगर इसका इलाज सही टाइम पे ना किया जाए तो ये बहुत तेजी से आंख की और ब्रेन की तरफ बढ़ सकता है। लक्षणों की बात करें तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि अगर नाक में कोई बीमारी हो रही है तो उसके लक्षण क्या होंगे। उसके लक्षण होंगे नाक से डिस्चार्ज आना, नाक से पानी आना। पानी का यूजुअली कलर्ड होता है कि ब्राउनिश हो गया, आपका थोड़ा ब्लैकिश कलर डिस्चार्ज हो गया। कई बार खून भी डिस्चार्ज में आ सकता है। नाक का अनड्यू बंद रहना। साइनस में अगर बीमारी बढ़ जाती है तो इसके क्लोज रिलेशन में दांत होते हैं, दांतों का दर्द, चीक का दर्द, फेस के ऊपर दर्द रहना या सुन्नपन रहना। और अगर ये बीमारी आंख में जाती है तो दो दिखाई देना, आंख का मूव ना होना ठीक से, और ब्लाइंडनेस होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, अगर ये बीमारी का इलाज सही टाइम पे ना किया जाए तो ये ब्रेन में भी बढ़ सकती है, आंख से भी और नाक से भी। अगर ये ब्रेन में बढ़ जाए तो इसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उसमें ब्रेन की मैनिफेस्टेशंस आती हैं, जिसमें स्ट्रोक, लकवा मार जाना, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, मरीज की मौत भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस टाइप के मरीज भी आ रहे हैं जिनकी बीमारी ब्रेन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि नाक से जो है वो पानी आना, या फिर कुछ डिस्चार्ज, कभी कभी ब्लड का भी डिस्चार्ज होना, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, और किसी न किसी तरीके से कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यदि किसी को कोई भी लक्षण समझ में आता है, उसको बेस्ट तरीके से इलाज करने का क्या तरीका है? देखिए, सिम्टम्स इग्नोर ना करें, मेरा ये आपके माध्यम से एक मैसेज रहेगा। आज से कुछ हफ्ते पहले, लगभग 1 महीना पहले, अगर हमें बुखार आ रहा था तो हम हो सकता है कि हम उसे इग्नोर करते हो कि मुझे नॉर्मल बुखार है। लेकिन आप लोगों ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये इतनी अवेयरनेस फैलाई कि आज की डेट में अगर आपको बुखार के, गला खराब के, जुकाम के, खांसी के लक्षण आते हैं तो वो कोविड हो सकता है, जिसकी पहचान ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। इसी तरह से आज की डेट में अगर जो लक्षण हमने बताए, अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, आपको फिर से कोई लक्षण आ रहे हैं जुकाम के, मुंह में सुन्नपन रहने के, गाल में सुन्नपन रहने के, दर्द के, आंख के, नाक से डिस्चार्ज आने के, या दोबारा बुखार आने के, तो आपकी खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इसे नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह डिसमिस ना करें।
हो सकता है कि आपको नॉर्मल खांसी जुकाम हो, आपको साइनस की दिक्कत हो, आपको जुकाम की दिक्कत हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में खास तौर पे अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, आपका स्टीरॉयड से इलाज हुआ है, आपकी शुगर की बीमारी है, तो इन सब लक्षणों को इग्नोर ना करें। बेटर है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे क्लिनिक्स आजकल म्यूकर क्लिनिक चला रहे हैं, उनके पास एक विजिट कर लें। सिंपल से टेस्ट हैं, स्वैब टेस्ट लेते हैं नाक के अंदर से, एक कॉटन से, जैसे पीसीआर टेस्ट होता था उसी तरह से एक स्वैब ले लिया जाता है, जिसको हम जांच के लिए भेजते हैं। 2-4 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आपको कम से कम ये क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी होता है कि हमें देखकर भी एक आइडिया हो जाता है। अगर हम नाक में एंडोस्कोप से या लाइट से देख लें, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल जुकाम है या म्यूकर है, हमें आइडिया हो जाता है। और अगर आप एक स्वैब भेज दें तो उससे मोर और लेस वो चीज़ कंफर्म हो सकती है। बट कम से कम आप जाएंगे तो ये कंफर्मेशन, आपको भी तसल्ली होगी, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी तसल्ली होगी कि आज मैंने ये बीमारी अगर है आपकी तो वो पकड़ में आ जाएगी और उसका इलाज सही टाइम पे हो जाएगा। तो अवेयरनेस एक बहुत जरूरी है, भय जरूरी नहीं। जी, अरे डॉक्टर साहब, जिस तरह से फंगस है, आपने बताया कि अगर ये नाक में है और इसे ठीक समय पे ठीक न किया जाए तो ये आंखों में भी फैल सकता है और दिमाग तक पहुंच सकता है और जानलेवा बन सकता है। इसका इलाज क्या कोई व्यक्ति अपने स्तर पे या फिर किस तरीके से, इसका इलाज क्या है वो भी एक बार जरूर साफ करें, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि अगर फंगस जैसी चीज है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से आपके माध्यम से लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि ये अपने आप से किए हुए इलाज, कोएक्स द्वारा किए हुए इलाजों की ही देन है। इस टाइप की जो बीमारियां हमें आज अनफॉर्चुनेटली फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हमने, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि विदेशों में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, इंग्लैंड में तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है। हमारे देश में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों हो रही है, उसका ये भी एक कारण है कि लोगों ने बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ इलाज किए, या फिर ऐसे डॉक्टरों की सलाह से किए जो कि ट्रेंड नहीं है। तो उससे अगर आपने स्टीरॉइड्स लिए अनकंट्रोल्ड, जो कि इंडिकेटेड नहीं थे, आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने स्टीरॉइड का इलाज किया, आपने उस मात्रा में स्टीरॉइड्स लिए जितनी आपको जरूरत नहीं थी। अगर आपको 6 मिलीग्राम बताया गया था तो आपने 60 मिलीग्राम लिया। अगर आपको 5 दिन के लिए बताया गया था, आपने 15 दिन लिया। आपको बताया जाता अगर आप हॉस्पिटल में होते कि आपको शुगर साथ साथ टेस्ट करनी है, स्टीरॉइड से शुगर बढ़ती है, अगर आपने नहीं की तो ये उन्हीं खराब तरीके से किए हुए इलाजों की देन है जो कि हमें आज इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फंगस का इलाज घर में नहीं हो सकता है। अगर हम म्यूकरमाइकोसिस डायग्नोज करते हैं, अगर आपका स्मीयर पॉजिटिव आता है, म्यूकरमाइकोसिस घर पे ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो कि आप घर पे करें और ये ठीक हो जाए। अगर आपके म्यूकरमाइकोसिस आता है, उसके लिए बहुत चुनिंदा दवाइयां हैं हमारे पास जो कि हमें देनी होती हैं, जिनको आजकल प्रोक्योरमेंट में काफ़ी मुश्किलें भी आ रही हैं, अस्पतालों को भी आ रही हैं, सरकार को भी आ रही हैं, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं उसका अरेंजमेंट करने में। इनका जो इलाज है वो चुनिंदा जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में संभव है। वो दवाई अच्छी मात्रा में लगनी चाहिए। कई बार इसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो कोई भी घरेलू इलाज इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई कहे कि आप एंटी फंगल की दवाई ले लीजिए, आपको फंगस नहीं होगा, आपको शुरुआती लक्षण है, आप एंटी फंगल घर पे ये दवाई ले लीजिए, इससे ठीक हो जाएगी, मैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए, स्वैब किया, टेस्ट किया, अगर उसमें म्यूकर की, ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है, आपको जो डॉक्टर कहें, जो डॉक्टरी सलाह करें, ट्रेन डॉक्टर, उनकी सलाह मानिए। अगर वो एडमिट होने के लिए कहते हैं, एडमिट होइए, और ये पूरी तरह से ठीक होने वाली है अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो। जी डॉक्टर साहब, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में से महामारी घोषित कर दिया गया है, तय बात है केसेस अधिक आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। लोग घर पर हैं, परिवार के संग रहते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। कोरोना में एक बात कही जा रही थी कि यदि आपको कोरोना हो गया है तो आप 2 गज की दूरी मेंटेन करें, घर में हो गए हैं तो आइसोलेट करें अपने आप को, परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहें। ब्लैक फंगस को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या इसमें भी उसी तरीके के प्रोटोकॉल का मेंटेन करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, या क्या कुछ है उसको भी साफ करें? जी डॉक्टर साहब। जो कोरोना के स्पेसिफिक आपके एटिकेट्स थे, जो कोरोना स्पेसिफिक आप प्रिकॉशंस ले रहे थे, वही प्रिकॉशंस आपको कंटिन्यू करने हैं। इससे पहले, कोरोना काल से पहले, हम म्यूकर का इलाज करते थे, हमारे पास वार्ड में मरीज भर्ती होते थे और हम उनका इलाज बिना मास्क के भी कर लेते थे। ये बीमारी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक से दूसरे पेशेंट में नहीं होती है। अगर आप हाई रिस्क नहीं हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपने स्टीरॉइड्स की बीमारी नहीं
आपने स्टीरॉइड्स यूज नहीं किए हैं तो ये बीमारी आपको होने का कोई चांस नहीं है, और ये एक से दूसरे पेशेंट में नहीं फैलती है। अगर आपको लगे कि एक घर में एक बूढ़े आदमी है या बुजुर्ग हैं, दूसरे को ये म्यूकर की बीमारी है, वैसे तो इसका इलाज घर में होता नहीं है, लेकिन एक से दूसरे को ये बीमारी नहीं फैलती। अगर आपके एक बेड पे आपके कोई पेशेंट है, दूसरे बेड पे म्यूकर का पेशेंट है, तो एक से दूसरे में ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वही रिस्क फैक्टर्स इसमें होते हैं। फंगस का ट्रांसमिशन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं होता है। तो इसको उस तरह से कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे वाले पेशेंट से बहुत दूरी बनाने की, कोरोना की वजह से दूरी जरूर बनाएं, लेकिन इस बीमारी में ऐसा कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड जिसने भी इस्तेमाल किया है ठीक भी हो गए हैं वो, और 20-25 दिन, 1 महीने हो गए हैं लोगों को। स्टेरॉइड तो शुरू में जब काफी सीवियर पोजीशन थी तो विशेष तौर पे दिया जा रहा था। ठीक होने के बाद 15-20 दिन तक उसको धीमे धीमे उसकी डोज कम करके दिया जा रहा था, और तमाम लोग ठीक हो गए, अब स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। ऐसे लोग बहुत चिंता में आ गए हैं, उनके मन में बातें आ रही हैं कि हम भी तो स्टेरॉइड लिए थे लेकिन अब हम ठीक हैं, अभी आज की डेट में ठीक है। क्या आगे या अभी क्या उनको फंगस का खतरा है? जी, अगर आपने स्टीरॉइड का इलाज किया, आपको मॉडरेट टू सीवियर कोरोना था और आपकी शुगर्स अगर बढ़ी हुई थी, तो आपको डेफिनेटली खतरा है। अभी इसका लिटरेचर आ रहा है। अभी हमारे पास जितने भी मरीज हैं उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जिनको हम ठीक करके घर भेज पाए हैं, तो उनका इलाज अभी चल रहा है और नए मरीज भी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली कह पाना कि कब तक वो खतरा बना रहेगा, ये अभी मुश्किल है। लेकिन जो अर्ली लिटरेचर आया है उसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण होने से 10 से लेकर 50 दिन तक इसका खतरा लगभग बना रहता है। 50 दिन अगर आप माने तो 2 महीने से थोड़ा कम, तो तब तक इसका खतरा बना रहता है। ऐसा लगता है कि उसके बाद अगर आप अप्रैल में आपको मिड में कोरोना संक्रमण हुआ था, तो अगर आप माने तो जून मिड तक आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसका कोई बचाव है क्या? जो चीजें आपने बताई, स्टेरॉइड या फिर शुगर फैक्टर या फिर कोरोना संक्रमित होने का मामला, ये तीनों चीजें। कोरोना संक्रमित होने का मामला तो आजकल ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द पर्संस आर इन्फेक्टेड, कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्ट करा लिया है तो उनका मामला लिखित में है कि भाई वो कोरोना पॉजिटिव थे। अगर टेस्ट नहीं कराया उन्होंने, फिर भी मोस्टली लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि जिससे भी बात करिए वो कहता है कि मैं बुखार था, मुझे 3-4 दिन था, मैं ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से इन्फेक्शन रहा होगा, उनका ये सिम्टोमेटिक होगा या फिर बहुत ही माइल्ड होके वो गुजर गया उस दौर से। लेकिन वो बचाव, क्या इसका कोई बचाव है कि हम इस ब्लैक फंगस या म्यूकर से खुद को बचा सकें? क्या बचाव है इसके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि अगर आप इन रिस्क फैक्टर से गुजरे हैं, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपने स्टीरॉइड्स भी लिए हैं, आपको कोविड भी हुआ है, तो आप आज की डेट में कोई ऐसी दवाई लें या कोई परहेज करें जिससे आप इससे बचें। अभी अगर आपको कोविड हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टीरॉइड और शुगर के प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। लेकिन जनरल हाइजीन को मैं एम्फसाइज जरूर करना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने कहा है कि मास्क को रीयूज बार बार करने से इसका फंगस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा कोई अभी प्रूवन एविडेंस नहीं आया है, लेकिन एक जनरल हाइजीन की बात होती है कि मैं 10 दिन एक ही मास्क को यूज कर रहा हूं, बिना धोए, बिना सुखाए और ऐसा वाला। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। अभी भी अगर आप ऐसी फेज से गुजरे हैं तो एक बार अपनी शुगर टेस्ट करके उसको एडजस्ट कर लें। अगर आपकी शुगर बहुत हाई है तो किसी डॉक्टर से पूछकर कोई दवाई वगैरह शुरू करें जिससे आप उसको कम कर सकें, और जनरल हाइजीन का ध्यान रखें। ये चीज हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी थोड़ी एडवाइजरी है, ऑल्दो इसका कोई बहुत प्रूवन बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप जनरल हाइजीन मेंटेन रखें। आप एक ही मास्क पहन के बार बार ना निकलें, और अगर आपका मास्क खराब है, गंदा है, आप बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, तो उसको वॉश करके दोबारा पहने। और जो ज्यादा डैम्प और गीले एनवायरनमेंट्स हैं और मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स हैं उससे थोड़ा सा परहेज करें, जो कि अभी रेकमेंड किया जा सकता है। इस चीज में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग खासतर ये भी कह सकते हैं आपको कि आप ये वाली दवाई लो, इससे आप म्यूकर से बच जाएंगे, ये वाली दवाई आप लीजिए जिससे आप ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। उस चीज के लिए मैं बहुत कॉशन दोबारा से बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई दवाइयां अभी प्रोटोकॉल में रिकमेंडेड नहीं है कि आप घर पे खाना शुरू कर दें जिससे आपको फंगस नहीं होगा। प्लीज उन चीजों से बचिए, क्योंकि ऐसी ही इलाजों से एक हमें समस्या भुगतनी पड़ रही है। ऐसा ना हो कि कल को ऐसी हम दवाइयां खाएं परहेज के लिए या कुछ ऐसा जिससे हम कोई दूसरी एपिडेमिक की तरफ बढ़ जाएं।
जी जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि इम्यूनिटी के लेवल पर अगर दिक्कत होती है तो फिर ये बीमारी होती है फंगस की। तो इम्यूनिटी को किस तरीके से व्यक्ति मजबूत कर सकता है? क्या उसके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इम्यूनिटी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगर आप इसे स्टडी करना चाहें तो। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल खाना खाने वाला, सिगरेट शराब से परहेज करने वाला, और अगर हम कहें कि आपकी जो मोस्ट कॉमन जो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो दुनिया में पाई जाती है वो डायबिटीज है। एक नॉर्मल इंसान अगर इन सब पे कंट्रोल रखे तो आप उसको अच्छी इम्यूनिटी कह सकते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस होती हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया या किसी को कोई ब्लड की ऐसी बीमारी हो गई जिससे इम्यूनिटी वाले सेल बनने बंद हो गए, किसी को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ गई, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ और उनको जानबूझ के जो कि देना पड़ता है, इम्यून सप्रेशन की दवाइयां देनी पड़ गई, उनको थोड़ी से ज़्यादा परहेज रखने की ज़रूरत है। बाकी अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी जो डे टू डे रूटीन है थोड़ा एक्सरसाइज का और ये सब अच्छा रखें, अपने खान पान पे ध्यान दें, और जो बुरी आदतें हैं, जो मैं कहूँगा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनसे आप बच के रहें। तो इन जनरल अगर आप कहें तो आपकी डाइट बैलेंस्ड है, आपको कोई इस टाइप की एडिक्शन नहीं है, और आपकी शुगर वगैरह अगर कंट्रोल्ड है तो आपको, आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है, इस टाइप की बीमारी होने का आपको खतरा बहुत ही कम है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सलाह दी और जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, निश्चित रूप से जो भी इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, उसको काफी लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।